हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में चलिए। ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चले। प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे थे मुगल काल की, और इसी मुगल काल के कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे शेरशाह सूरी की। किसकी बात कर रहे थे? शेरशाह सूरी की। तो देखिएगा, उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हल्का सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने चर्चा की कि शेरशाह सूरी जो है वस्तुतः अफगान के रो नामक स्थान से ये अफगान सूर नामक कबीले के निवासी हुआ करते थे। जन्म को लेकर के दो मत मिलते हैं। एक तो 1472 मानते हैं बेजवाड़ा होशियारपुर में, और एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था डॉक्टर कानूनगो। इन कानूनगो ने इनका जो जन्म माना है वो माना है 1486। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। उसके बाद हमने बात की कि इनके बचपन का नाम क्या है? फरीद खान। क्या नाम है? फरीद खान। दादा का नाम था इब्राहिम। घोड़ों के व्यापार के लिए ये भारत आता जाता रहता था, और इब्राहिम लोदी के समय पूरा का पूरा परिवार जो है वो कहाँ पर आ जाता है? भारत में आ जाता है। पिता का नाम था हसन खां सूरी, और ये बिहार के शासक जलाल खां के अधीन छोटा सा एक जागीरदार हुआ करता था। ठीक है ना? किसके? जलाल खां के अधीन जो है ये क्या था? ये के जागीरदार था। क्योंकि इसके पिता ने जो है अनेक शादियों का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। ठीक है ना? तो अब इस फरीद की जो दूसरी सौतेली माता थी, उस सौतेली माता और सौतेले भाइयों से दुखी होकर के फरीद जो है वो कहाँ पर आ जाता है? जौनपुर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? जौनपुर आ जाता है। और ध्यान रखना कि फरीद की जो शिक्षा है वो जौनपुर के मदरसे में रह करके उसने अरबी और फारसी भाषा का जो साहित्यिक जो ज्ञान था, उस साहित्यिक ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया। कहाँ पर? जौनपुर के मदरसे में। ठीक है, तो फरीद ने जौनपुर मदरसे, जौनपुर मदरसे में साहित्यिक शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, साहित्यिक शिक्षा कहाँ पर वो प्राप्त करता है? जौनपुर के मदरसे में। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि शेरशाह सूरी की प्रारंभिक शिक्षा या साहित्यिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, तो याद रखना कहाँ पर हुई है? जौनपुर में हुई है। जौनपुर का जो सूबेदार था जमाल खान, वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ करता था। इस प्रकार इसकी विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा से देख करके, ठीक है ना, जो है ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। कौन? जमाल खान। अब इसी जमाल खान ने, देखो ध्यान से सुनना, कि 1497 ईस्वी में फरीद का पिता हसन खान जौनपुर आता है, और जमाल खान ने हसन और फरीद के मध्य समझौता करवाया। ठीक है, फरीद को अपने साथ हसन लेके जाता है। कहाँ? सासाराम बिहार में, और वहीं पर खवासपुर की वो क्या दे देता है? जागीर प्रदान कर देता है। देखिएगा, 1497 ईस्वी में, 1497 ईस्वी, पिता हसन खां वे फरीद के मध्य जमाल खान ने समझौता करवाया। ठीक है, ध्यान रखना कि हसन खां फरीद को अपने साथ सासाराम बिहार ले गया, और यहां सासाराम में खवासपुरा की जागीर प्रदान की। ठीक है, खवासपुरा की वो क्या दे देता है? जागीर दे देता है। आगे बात समझिए। यहीं पर इसने किसानों के लिए बहुत सारे सुधार किए।
बहुत सारे सुधार किए, ठीक है। और यहाँ पर जब वो जमने ही वाला था तो इसी समय सौतेली माँ और भाइयों ने फरीद और हसन के मध्य एक बार पुनः कलह करवा दी, पुनः मतभेद करवा दिया। 1518 ईस्वी में फरीद सासाराम छोड़ करके दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में इब्राहिम लोदी ने इसको क्या दी थी, शरण दी थी। 1520 ईस्वी के आसपास सूरी की मृत्यु जो है हसन की मृत्यु हो जाती है। किसकी? हसन सूरी की मृत्यु हो जाती है और इब्राहिम लोदी ने फरीद को सासाराम की जागीर प्रदान की, ठीक है ना। देखिएगा कि 1518 ईस्वी में फरीद खान सासाराम छोड़ करके सासाराम से दिल्ली आया। इब्राहिम लोदी ने शरण दी। पंद्रह सौ 20 ईस्वी में हसन खां सूरी की मृत्यु हुई। और यहीं पर लोदी ने फरीद को सासाराम की जागीर प्रदान की। फरीद को क्या करता है, वो सासाराम की जागीर प्रदान करता है। 1520-21 में ये यहाँ पर आता है। इसका भाई था जिसका नाम था सुलेमान और सौतेली माता ने फिर से इसका क्या किया, अपमान किया। फरीद को जो जागीर दी जा रही थी सासाराम की, वो उसने लेने ही नहीं दी। फरीद जो है एक बार पुनः सासाराम छोड़ता है। छोड़ने के बाद बिहार का शासक था जिसका नाम था बहार खां लोहानी। इस बहार खां लोहानी की शरण में आया 1520-21 के आसपास। अब यहां पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार की बात है, इस बहार खां लोहानी के साथ में फरीद खां कहीं जंगल में गए थे। इसी समय एक बड़े से शेर ने, सिंह ने इस बहार खां लोहानी के ऊपर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण से रक्षा करता है कौन? फरीद खां अपने मयान से तलवार निकालता। तलवार निकालने के बाद एक ही झटके से जो है उसने शेर को मार दिया और इसी से प्रसन्न होकर के बहार खां लोहानी ने, किसने? बहार खां लोहानी ने इस फरीद को शेर खान की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? शेर खान की उपाधि दी थी। आगे बात समझ में क्लियर है? तो अपनी सौतेली मां वे भाइयों के कारण सासाराम पुणे छोड़ा। बिहार के शासक बहार खां लोहानी की शरण में आया
ध्यान रखना, बहार खां लोहानी की एक शेर से रक्षा करने के कारण, एक शेर से रक्षा करने के कारण लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो शेर खान की उपाधि किसने दी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। ध्यान रखना, बिहार से बाहर याद रखना, बिहार से क्या याद रखोगे, बहार खां लोहानी। ठीक है ना, अगली बात समझिए। आपको जीवन में यदि किसी से सीखना है, संघर्ष करना सीखना है, तो वो शेरशाह सूरी से समझ सकते हो। किस प्रकार से, देखो इसका प्रारंभिक जीवन बेचारे के जीव का बड़े संघर्षों से घिरा हुआ है। सौतेली माता, भाई, फिर पिताजी भी इसके पक्ष में नहीं। अब ये यहाँ पर कहां पर आ गया है, बहार खां लोहानी के यहाँ पर आ गया। लेकिन बहार खां लोहानी के जो सरदार थे, अब इसको केवल सुनना है, समझना है। बहार खां लोहानी के जो सरदार थे, उन सरदारों ने शेर खां के विरुद्ध बहार खां लोहानी को भड़का दिया। और जब भड़का दिया तो बहार खां लोहानी ने शेर खां को बिहार से निकाल दिया। शेर खां फिर बिहार से कहां पर आता है, जौनपुर आता है। जौनपुर के सरदार था जिसका नाम था जुनैद। इस जुनैद की सहायता से 1587 ईस्वी में शेर खां बाबर की सेना में शामिल हुआ। ध्यान रखना, जौनपुर के सरदार जुनैद की सहायता से 1527 ईस्वी में बाबर की सेना में शामिल हुआ। और इसीलिए जो है आगे चल करके उसने चंदेरी वाले युद्ध में, मैंने आप लोगों को बताया कि चंदेरी के युद्ध में फरीद खान लड़ा था किसकी तरफ से, बाबर की तरफ से। किसकी तरफ से, बाबर की तरफ से। आगे बात समझ में। और चंदेरी के युद्ध में शामिल हुआ सेनापति के रूप में। और यहीं पर बाबर, इसकी जब वीरता देखी चंदेरी के युद्ध में, तो बाबर को प्रसन्नता भी हुई और आशंका भी हुई। उसको प्रसन्न होने के साथ साथ जो है सशंकित भी होता है। कौन, बाबर। और इसीलिए जब बाबर मरा था तो उसने हुमायूं से कहा था, रहे तू जीवन में किसी से सावधान रहे या नहीं रहे, लेकिन एक व्यक्ति अवश्य होगा। कौन, ये शेर खान बड़ा खतरनाक आदमी है, इससे बच करके रहना, ये जीवन में तुझे आगे दुख देगा। और सही बात यही है। इसलिए उसको कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में क्या कर दिया, पराजित कर दिया था। और हुमायूं को यहां से भागने के लिए क्या होना पड़ा, नाराज होना पड़ा। अब देखो इसके पीछे कारण ये था, कारण यह था कि चंदेरी के युद्ध के बाद में के बाद, कहा, चंदेरी के युद्ध के बाद में बाबर ने अफगानों के विरुद्ध खराब नीति अपनाई। और इसी खराब नीति के कारण शेर खान जो है बाबर से क्या हो गया था, नाराज हो गया। और यहीं से बाबर का वो क्या दे देता है, साथ छोड़ देता है। और यहीं से साथ छोड़ने के बाद एक बार पुनः बिहार के शासक बहार खां लोहानी, ठीक है ना, उसकी शरण में चला जाता है। और शरण में जाने के बाद में ध्यान से सुनना, इस बहार खां लोहानी का एक पुत्र था जिसका नाम था जलाल खां। क्या नाम था, जलाल खां। ये जलाल खां मैंने आपको बताया था कब, जब मैंने आपको बताया था कि बंगाल में अभियान किया था हुमायूं ने, ठीक है।
और जलाल खां को पराजित किया और जौनपुर जो है, माफ करना, बंगाल की राजधानी गौड़ के ऊपर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ये बात बताई कि नहीं बताई? तो ध्यान देना। अब इस बहार खां लोहानी का एक पुत्र था, छोटा पुत्र था, जिसका नाम था जलाल खां। इस जलाल खां के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, शिक्षक के रूप में कार्य करता है कौन? फरीद खां। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान देना। तो बाबर की सेना में सम्मिलित हुआ। चंदेरी के युद्ध में, कौन से? चंदेरी के युद्ध में भाग लिया। ध्यान देना कि गागरा के युद्ध में, कौन से युद्ध में? गागरा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ा, बाबर के विरुद्ध लड़ा था। ये बात आप लोग विशेष रूप से मैं आपको बता चुका। ठीक है। बाबर का साथ छोड़ने के बाद पुनः बहार खां लोहानी की शरण में आया। वे उसके पुत्र जलाल खां के शिक्षक के रूप में कार्य किया। शिक्षक के रूप में वो क्या हो जाता है? नियुक्त हो जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखिएगा आगे की कहानी सुनो। अब शिक्षक के रूप में क्या हो गया था? नियुक्त हो गया। 1528 ईस्वी में बहार खां लोहानी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस बहार खां लोहानी की विधवा बेगम थी, जिसका नाम था दूदा बेगम। क्या नाम था? दूदा बेगम। इस दूदा बेगम से इसने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और इसी के साथ जो बिहार वाला जो क्षेत्र था वो उसको फ्री में मिल गया। अब दूदा बेगम के पुत्र जलाल खां का भी क्या बन गया? संरक्षक बन गया। इसलिए वो उसका क्या हो गया? पुत्र हो गया। मैंने वहां आपको जलाल खां पुत्र लिखवाया था शेरशाह सूरी का, इसीलिए लिखवाया था। अगली बात समझ में क्यों था? ठीक है। तो 1528 ईस्वी में बहार खां की मृत्यु के बाद विधवा दूदा बेगम से विवाह किया। ठीक है। और पुत्र का क्या बन गया? संरक्षक बन गया। और इसी फलस्वरूप बिहार का क्षेत्र अधिकार में आया। ठीक है। अगली बात समझ में क्लियर हो गई ना? तो फिर 1529 में आप लोगों को पता है कि घाघरा का युद्ध लड़ा गया। इस घाघरा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ा था, महमूद लोदी के साथ में। इस युद्ध में बाबर जब इधर महमूद लोदी को पराजित कर दिया था, शेर खां वहां से भाग निकलता है। तो बाबर को पता था कि ये आगे चल करके मेरी औलाद को दुख देगा, तो इसका कहीं ना कहीं सत्यानाश करना ही चाहिए। तो घाघरा के युद्ध में पराजित होने के बाद में जब शेर खां वहां से भागा, तो बाबर की सेना ने, बाबर ने स्वयं इस शेर खां का बनारस तक पीछा किया था। कहां तक किया था?
बनारस तक पीछा किया, हाथ नहीं आया, लेकिन अंत में फिर जाकर के दोनों के बीच में बाबर और शेर खां के मध्य क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। शेर खां बड़ा बौद्धिक विलक्षण व्यक्ति था, इसने मूर्ख बना दिया किसको, बाबर को, और बाबर को मूर्ख बनाने के साथ ही साथ उसके साथ में क्या कर लेता है, वो संधि कर लेता है। क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। अब यदि हम बात करें तो अब इसने कुछ आक्रमणों की हम लोग चर्चा करेंगे। शेरशाह सूरी ने कौन कौन से आक्रमण किए। एक तो इसका बंगाल का आक्रमण 1529 ईस्वी में बंगाल का शासक हुआ करता था जिसका नाम था नुसरत शाह। इस नुसरत शाह ने बिहार के ऊपर वस्तुतः आक्रमण किया था, परंतु शेर खां ने नुसरत शाह को पराजित किया, और पराजित करने के बाद में संपूर्ण दक्षिणी बिहार का वो क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। और यहीं से शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि धारण करी थी। कौन सी उपाधि धारण करी, हजरत ए आला की उपाधि धारण करी थी। उसके बाद चुनार के ऊपर आक्रमण किया गया 1530 में, उत्तर प्रदेश चुनार का किला। उसके आक्रमण करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि एक तो किले का सामरिक महत्व था, अभेद्य था ये, और दूसरा ऐसा कहा जाता है कि उसी किले में इब्राहिम लोदी का खजाना हुआ करता था। वस्तुतः चुनार का उस समय जो शासक था उसका नाम था ताज खां। बहुत मजेदार कहानी, इसको सुनिएगा। अब शेर खान ने क्या किया, उस चुनार के ऊपर आक्रमण करने के लिए, चुनार के ऊपर अधिकार करने के लिए कूटनीति अपनाई। क्या अपनाई, कूटनीति अपनाई। इस ताज खां की एक पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था लाड बेगम। इस लाड बेगम को कहा कि लाडो आ जाते नु लाड लडावा जी। इस लाड बेगम को अपने प्रेम जाल में फंसाया, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद में ध्यान रखना, उसके सौतेली पुत्र ताज खां की उसने क्या करवा दी, हत्या करवा दी। लाडो बेगम, ठीक है ना, क्या करवा दी, सौतेली पुत्र से ताज खां की क्या करवा देती है, हत्या करवा देती है। और शेर खां ने लाड बेगम से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। इस प्रकार से चुनार का जो किला था, वो चुनार का किला भी, और शाही जो तोफखाना जो था, शाही खजाना जो था, ये सारा का सारा अधिकार में आ जाता है किसके ऊपर, ध्यान रखना, शेरशाह सूरी में। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि किस प्रकार से हुमायूं और इसके बीच में संघर्ष चले, वो वापस आप लोगों को मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। लेकिन 1534 में बंगाल के शासक महमूद शाह को पराजित किया था किसने, शेर खान ने। और यहीं से ऐसा कहा जाता कि उसे 13 लाख दिनार की आय हुई थी। हुमायूं को कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया, और अंतिम रूप से पराजित करने के बाद में दिल्ली का क्या बनता है, बादशाह बनता है। इसी प्रकार से इसने भारत पर द्वितीय अफगान साम्राज्य की क्या डाली थी, नींव डाली थी। देखिएगा कि शेरशाह के कुछ अभियान पढ़ लेते हैं हम लोग। शेर खां के अभियान, इन शॉर्ट, जल्दी जल्दी। बंगाल आक्रमण, (1529) केवल मैं लिख रहा हूं शासक नुसरत शाह। नुसरत शाह को पराजित किया। संपूर्ण दक्षिण बिहार के ऊपर अधिकार हो गया। और इसी दौरान इसने उपाधि धारण करी हजरत ए आला। शेर खां ने
हजरत आला की उपाधि धारण की। चुनार आक्रमण कब किया गया? 1530 में। कारण क्या था? चुनार किले का सामरिक महत्व है। चुनार किले का सामरिक महत्व है। ठीक है, अभेद्य माना जाता था। नंबर 2, इब्राहिम लोदी का खजाना। ध्यान रखना कि चुनार का किले का जो किलेदार था, किलेदार ताज खां की पत्नी लाड बेगम लाड बेगम का प्रेमी बना। षड्यंत्र रच ताज खां की हत्या करवा दी। ठीक है, लाड बेगम से विवाह किया। इस प्रकार
चुनार का किला भी अधिकार में आ गया। पंद्रह सौ चौंतीस ईस्वी में बंगाल के शासक महमूद शाह को पराजित किया। तेरह लाख दिनार की आय हुई। हुमायूं को कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में पराजित कर द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव डाली। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को हो चुकी है। देखो, शासक बनने के बाद में इसने कौन कौन से अभियान किए, ठीक है ना, तो वो भी सुन लो भाई। शासक बनने के बाद शेरशाह सूरी के अभियान, शेरशाह सूरी के अभियान कौन कौन से अभियान है? महत्वपूर्ण अभियान बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं, कोई मतलब नहीं है, बता तो देता हूं। चलो, पहला अभियान किया गया था गखड़ जाति के विरुद्ध अभियान किया था 1540-41 में। गखड़ वस्तुतः उत्तर पश्चिमी भारत में एक लड़ाकू जाति हुआ करती थी। सिंध और झेलम के मध्य ये जो है गखड़ लोग निवास करते थे। शासक बनने के बाद में सबसे पहला अभियान था गखड़ जाति के विरुद्ध, ठीक है ना। गखड़ जो थे वो वस्तुतः मुगलों के वफादार हुआ करते थे, इसीलिए इसके ऊपर इन्होंने, शेर खान ने जो है इनके ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में उनको अपने अधीन कर लिया, ठीक है। कोई नहीं पूछता वस्तुतः ये, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो अभियान है वही पूछा जाता है। ज्यादातर जो आपके प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आते हैं उसकी मृत्यु से संबंधित, ठीक है। अब जब अधीनता स्वीकार करने के लिए बात कही थी ना, तो गखड़ों ने इसको जवाब दिया था, अरे हम तो शेर हैं, सिपाही हैं, शेर और सिपाही हैं, तीरों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। शेर खान ने बहुत बड़ा गुस्सा आया, शेरशाह को भयंकर गुस्सा आया और गखड़ों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इसमें सुरक्षा के लिए शेरशाह ने इसी समय रोहितासगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था, ध्यान रखना। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था हैरत खां, इस हैरत खां को किलेदार नियुक्त किया था। टोडरमल जो था वो रोहितासगढ़ के किले में शेर खान का सहयोगी था, ध्यान रखना। टोडरमल, राजा टोडरमल, आगे अकबर के काल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसी क्योंकि ये राजा टोडरमल का इस शेर खान के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था, ठीक है। और वस्तुतः स्वयं शेरशाह सूरी जो था वो किसानों के हितैषी था, संरक्षक था, और इसीलिए इसे टोडरमल ने आगे जाकर के अकबर के शासनकाल में जब इसे गुजरात का दीवान नियुक्त किया जाएगा 1570-72 ईस्वी के आसपास, तो ये उसी समय वहां पर गुजरात की संपूर्ण कर योग्य जो भूमि है उसका माप करवाएगा। इसी चीज को अकबर ने जो है पूरे साम्राज्य में लागू किया और बाद में टोडरमल व्यवस्था लागू किया, जिसे आईने देसाला टोडरमल व्यवस्था, बंदोबस्त अर्जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंदोबस्त अर्जी भी कहा जाता है। आगे बात समझे।
इसी शेरशाह के विरुद्ध देखो, बता तो मैं सारा रहा हूं लेकिन लिखूंगा वही जो आपके लिए एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, कोई फालतू उनका कोई मतलब ही नहीं है। एक बंगाल का विद्रोह हुआ 1541 में, शेरशाह का सूबेदार खिज्र खान ने विद्रोह कर दिया था और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। तो इसीलिए शेरशाह ने उसका भी क्या किया था, दमन किया था। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना, आगे बात समझ में। और बंगाल को उसने अनेक जिलों में विभाजित कर दिया था, जिसे इन जिलों को सरकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सरकार। तो ध्यान देना, आगे जब मुगल प्रशासन की हम लोग चर्चा करेंगे तो उस समय मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, उस समय मैं आपको बताऊंगा जब मुगल प्रशासन में सरकार किसको कहा जाता था, जिले को। तो एक तरीके से जो मुगल प्रशासन की वास्तविक जो नींव रखी गई थी, वो नींव रखी गई थी बादशाह अकबर के द्वारा। किसके द्वारा, बादशाह अकबर के द्वारा। और जब उन्होंने एक तरीके से ये प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की तो उसने कहीं ना कहीं पहले से जो दिल्ली सल्तनत में व्याप्त जो व्यवस्थाएं थी या फिर शेरशाह सूरी ने जो व्यवस्थाएं लागू की, उन्हीं व्यवस्थाओं का उसने एक तरीके से नवीन रूप उसका सर्जित किया। ऐसा कहीं से कुछ भी नहीं था कि अकबर ने जो है विशेष रूप से कोई नई व्यवस्था लागू की, उन्हीं को कुछ चीजों को उसने परिवर्तित किया और परिवर्तित करने के बाद में उसे अकबर ने क्या कर दिया था, लागू कर दिया। अब देखो आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना शेरशाह सूरी के शासक बनने के बाद में, जो विशेष रूप से ध्यान रखना, देखो एक तो हमने गखड़ वाला बात कर लिया, एक खिजर खां का जो विद्रोह था उसकी भी हमने चर्चा कर ली। अब जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं शेरशाह सूरी के अभियानों के बारे में, तो एक अभियान पूछा जाता है आपका मालवा अभियान, जो कि 1542 में किया। मालवा का जो उस समय शासक हुआ करता था उसका नाम था कादिर खां, है ना, जिसे मल्लू खां भी कहा जाता था। इस मालवा के ऊपर आक्रमण करने के पीछे कारण क्या, एक तो सामरिक महत्व था और दूसरा इस मालवा के ऊपर जो है राजपूत अधिकार करना चाह रहे थे, ठीक है ना, और साथ ही साथ हुमायूं के द्वारा भी मालवा के ऊपर पुनः अधिकार करने की संभावना थी। कादिर खान जो था, वस्तुतः इस कादिर खान ने, अब हुमायूं इसके ऊपर आक्रमण क्यों करेगा उसको भी समझ लो, क्योंकि हुमायूं एक तरीके से इस दौरान जो है निर्वासन काल में है। 1542 में आपको पता होना चाहिए कि वो अमरकोट में है। कहां पर है, अमरकोट में, राणा वीरसाल के यहां पर। वहीं पर मैंने आपको बताया था कि 15 अक्टूबर 1542 को वहां पर क्या होता है, अकबर का जन्म हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं इस कादिर खां को ये बात दिमाग में आ रही थी, सशंकित था कादिर खां इस बात को लेकर के, और कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी के भी दिमाग में ये बात चल रही थी कि यार अमरकोट के राजा वीरसाल से वो कहीं ना कहीं संधि करके सैनिक ला करके वो मालवा वाला जो क्षेत्र है, इस मालवा वाले क्षेत्र के ऊपर वो क्या कर सकता है, अधिकार कर सकता है। इसलिए शेरशाह सूरी ने, और अच्छा इसके पीछे कारण क्या था, वस्तुतः ये कादिर खान ने हुमायूं के पलायन के बाद में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, स्वयं को क्या कर दिया था, स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। तो इसलिए शेर खान ने मालवा के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया, और मल्लू खान ने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। देखो नंबर 1 मालवा आक्रमण। ठीक है, कब किया गया, 1542। शासक कौन था, कादिर खां। इसी कादिर खां को किस नाम से जाना जाता है, मल्लू खां के नाम से। किस नाम से, मल्लू खां। शेरशाह ने पराजित कर अधिकार कर लिया। ठीक है, अभियान आपसे पूछा, क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि मालवा का अभियान कब किया शेरशाह सूरी ने, सुमेलित करने वाला प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान रखना 1542 में, बाकी आपसे कोई इस तरीके का प्रश्न ज्यादा बनता नहीं है। आगे चर्चा करते हैं रायसेन। रायसेन के ऊपर अधिकार, रायसेन बोले तो क्या, मध्य प्रदेश। रायसेन के ऊपर अधिकार किया गया था 1543। नंबर 2
रायसेन मध्य प्रदेश पर अधिकार। कब किया गया? 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में। ये बिल्कुल इस तरीके से क्रम है, ध्यान रखना। ठीक है। राजस्थान का शासक हुआ करता था पूर्णमल। क्या नाम था? पूर्णमल। ये जो दुर्ग था ना, ये बहुत ज्यादा सुरक्षित माना जाता था, अत्यंत सुरक्षित माना जाता था। कौन सा? रायसेन का किला। शेरशाह ने पूर्णमल के ऊपर मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाया और आरोप लगा के शेरशाह ने 6 माह तक का घेरा डाला। अंततः दोनों के मध्य क्या हो गई? संधि हो गई। शासक कौन था? पूर्णमल। अब यहां से थोड़ा सा पूछा जा सकता है, इसलिए देखो ध्यान रखना। शेरशाह ने पूर्णमल पर मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाया। क्या किया? आक्रमण किया। और इस आक्रमण में 6 माह का घेरा डाला। दोनों के मध्य संधि हुई। दोनों के मध्य क्या हो गई? संधि हो गई। ठीक है। अब यहीं पर देखो, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जो दोनों के मध्य क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। 6 माह का घेरा डालता है। अब यहां पर संधि करने के बाद में शेरशाह सूरी ने धोखे से पूर्णमल और राजपूत वीरों के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि भाई मित्र बन गए थे और मित्र है तो फिर आक्रमण थोड़े ही करेगा। तो शेरशाह ने क्या करा? दोनों के साथ में जो है धोखा किया। किसके साथ? पूर्णमल के साथ में। और राजपूत वीरों के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके उन्हें मार डाला। याद रखना कि रायसेन आक्रमण शेरशाह के चरित्र पर दब्बा माना जाता है। शेरशाह ने पूर्णमल या पूर्णमल है ना, के साथ धोखा कर आक्रमण किया, संधि का उल्लंघन किया एक तरीके से। अनेक राजपूत वीर भी मारे गए। पूर्णमल की हत्या की। अनेक राजपूत वीर, अनेक राजपूत वीर भी मारे गए। ध्यान रखना कि रायसेन आक्रमण, यह आक्रमण इंपॉर्टेंट है। ये शेरशाह के चरित्र पर कलंक माना जाता है। क्योंकि इस तरीके से धोखा करके राजपूतों के साथ में
इस तरह की चीजें करना, ठीक है ना। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान रखना कि ये इसके सही बात नहीं थी, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये शेरशाह सूरी के चरित्र पे क्या माना जाता है? दाग माना जाता है। 1543 ईस्वी के दौरान ही ध्यान रखना बेटा कि शेरशाह ने सिंध और मुल्तान के ऊपर भी क्या कर दिया था? अधिकार कर लिया था। मालवा आक्रमण के बाद एक चीज और ध्यान रखना कि मालवा आक्रमण के बाद में शेरशाह ने रणथंभौर के सूबेदार उस्मान खां को पराजित किया था और किले पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और रणथंभौर किले का प्रशासक उसने नियुक्त किया था आदिल शाह को। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। खैर, अगला हम अभियान की बात करेंगे, मारवाड़ अभियान। और मारवाड़ अभियान किया गया 1544 ईस्वी में, ठीक है ना। गिरी सम्मेल युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। नंबर 3, मारवाड़ अभियान 1544 ईस्वी, ठीक है। तो ध्यान रखना, यह मारवाड़ अभियान जहां पर जेतारण या गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। 5 जनवरी 1544 की जगह आपको 4 जनवरी भी डेट मिलती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। गिरी सुमेल युद्ध 5/1/1544 ईस्वी, ठीक है। बोले तो कहाँ? जेतारण, ध्यान रखना, पाली के पास, ठीक है। कारण क्यों? कारण क्या था भाई? मारवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि मैंने आपको जब बताया था, क्या बताया था? 1542 ईस्वी में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1541-42 में मारवाड़ के शासक मालदेव ने हुमायूं को पत्र लिख करके आमंत्रित किया था 1541 में, और वहीं पर वो आ जाता है हुमायूं यहाँ पर, क्योंकि मारवाड़ के राजा मालदेव स्वयं चाहते थे कि वो दिल्ली के ऊपर क्या कर ले? अधिकार कर ले। और इसी समय आप लोगों को पता होना चाहिए कि शेरशाह सूरी को जब इस बात की सूचना लगी, इस बात की सूचना लगी, तो उसने एक पत्र लिख करके ऐसे कहा था कि हुमायूं के मुझे सौंप दे, लेकिन नहीं सौंपा उसने, ठीक है। तो वो मालदेव का क्या चाहता था? दमन करना चाहता था। और दूसरा चीज ध्यान रखना कि एक राव कल्याणमल थे यहीं के, और ये राव कल्याणमल अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए शेरशाह सूरी की जो है शरण में चला जाता है और शेरशाह सूरी को जाकर के मालदेव के खिलाफ भड़काता है। लेकिन वस्तुतः मूल जो कारण माना जाता है वो यही कारण माना जाता है कि हुमायूं की सहायता देने के कारण मालदेव का दमन करना चाहता था। कारण क्या है? पहला कारण कि हुमायूं की सहायता करने के कारण मालदेव का दमन करना चाहता था। तो ये बड़ा कारण माना जाता है, ठीक है। मालदेव की पूरी सेना, जब मालदेव को पता चला कि यहां लड़ना चाहता है, तो मालदेव भाई वीर सैनिक, वीर व्यक्ति, मालदेव को अपने वीर सेनापतियों के साथ में, वीर सेनापति थे मालदेव के 2, जेता और कुंपा। जेता और कुंपा इन दोनों सेनापतियों के साथ में गिरी सुमेल के वाला जो क्षेत्र है, यहां गिरी पहुंचता है। शेरशाह सूरी गिरी के पास में, जस्ट पास में स्थल था जिसका नाम था सुमेल। ध्यान रखना, इसको दोनों अलग अलग स्थल है बेटा, गिरी और सुमेल। तो सुमेल नामक स्थान पर आता है, सुमेल नामक स्थान पर आकर के यहां पर पड़ाव डालता है। दोनों सेनाएं 1 महीने तक आमने सामने पड़ी रही, लेकिन इधर शेरशाह सूरी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस वीर क्षत्रिय शिरोमणि राजा के ऊपर वो आक्रमण कर दे। हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी,
क्योंकि एक तो मालदेव के दो महान सेनापति जेता और कुंपा, खतरनाक लोग, आपने राजस्थान इतिहास यदि पढ़ा है तो उसमें पढ़ा भी होगा आपने। तो यहीं पर शेरशाह सूरी क्या करता है, षड्यंत्र करता है। केवल कहानी सुनिएगा, बाकी चीजें महत्वपूर्ण बातें लिखवाऊंगा। तो शेरशाह सूरी की हिम्मत नहीं हो रही है, एक तो जेता और कुंपा की वीरता, और दूसरी राणा राठौड़ मालदेव, ये भी खतरनाक व्यक्ति। राणा कल्याणमल ने हालांकि इसको बता दिया था शेरशाह सूरी को कि भाई आदमी तो देख खतरनाक है। तो दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने लगभग 1 महीने तक पड़ी रहती, हिम्मत नहीं हो रही उसकी शेरशाह सूरी की कि आक्रमण कर दे। तो शेरशाह सूरी ने एक षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा? शेरशाह सूरी ने षड्यंत्र रचा कि कुछ जाली पत्र तैयार करवाए गए और मालदेव को भ्रमित करने के लिए ऐसा किया गया। कुछ जाली पत्र तैयार करवाए गए जहां उसे यह लिखवाया गया कि जेता और कुंपा इस युद्ध में जो है मालदेव का सहयोग नहीं करेंगे, उसके विरुद्ध हम लड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार के जाली भ्रमित पत्र यहाँ पर पटवाए गए, गिरवाए गए। उसके शिविर के आसपास, मालदेव का जहां पर शिविर लगा था, तो उस शिविर के आसपास इस प्रकार के उसने जाली पत्र गिरा दिए। मालदेव धोखे में आया और धोखे में आने के बाद में वापस चला जाता है। अब युद्ध जो लड़ा गया था वो वस्तुतः जेता और कुंपा ने शेरशाह को युद्ध में दिन में तारे दिखा दिए। 5 जनवरी 1544 को जब ये युद्ध होता है, लेकिन अंततः जेता और कुंपा जो है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। और अंततः जब मालदेव को जब इसके बारे में पता चलता है तो मालदेव भी रोता रोता वापस आता है, मालदेव भी रोता रोता वापस आता है। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इस जेता और कुंपा की अद्भुत वीरता को देख करके शेरशाह सूरी ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? उसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, देखिएगा। मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी। ठीक है, मालदेव के 2 वीर महासेना नायक जेता व कुंपा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, ध्यान रखना कि शेरशाह का कथन क्या है। कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, ध्यान रखना। इसी दौरान शेरशाह सूरी ने जो है नागौर, अजमेर और जोधपुर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। शेरशाह ने
नागौर, अजमेर वे जोधपुर पर विजय प्राप्त कर ली। लास्ट हम लोग बात करेंगे कालिंजर यूपी अभियान, और कब किया गया? 1545 1545। ठीक है, आगे बात समझ ध्यान रखना बेटा। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान माना जाता है, मई 1545 में किया गया। यहां पर चंदेल वंश का शासक था जिसका नाम था कीरत सिंह। इस कीरत सिंह के विरुद्ध ये क्या करता है? आक्रमण करता है। रीवा मध्य प्रदेश का शासक वीरभान बघेला, इस वीरभान बघेला को कीरत सिंह ने क्या दे रखी थी? शरण दे रखी थी, और यही बड़ा कारण था कि शेरशाह सूरी ने इसके ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। ध्यान रखना। इसी अभियान के दौरान शेरशाह सूरी उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाता है, और वो आग्नेयास्त्र सामने किले की दीवार के ऊपर जाकर के टकराता है, वापस लौट करके आता है, सामने पड़े हुए बारूद में आकर के बम, और उसी दौरान जब उसमें आग लगती है तो आग लगने के कारण ही शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा सासाराम बिहार में बनाया था, जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। आगे जब मुगलकालीन स्थापत्य कला की हम लोग बात करेंगे तो शेरशाह सूरी के मकबरे की हम लोग वहां पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। देखिएगा कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। मई 1545 में शासक चंदेल वंश का शासक कीरत सिंह इसी आक्रमण के दौरान ये प्रश्न पूछा जाता है बस। ठीक है, उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते वक्त बारूद के ढेर में आग लगी। 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई।
ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये चीज़ें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे जब मुगल कालीन स्थापत्य कला की बात करेंगे तब शेरशाह सूरी का मकबरा अभी बता देता हूँ मैं आपको कहाँ पर है। सासाराम बिहार में पानी में घिरा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ किला कोहना नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था 1542 में। कोहना दिल्ली में है, ठीक है, पुराने किले में स्थित है। शेर मंडल अष्टभुजाकार, ठीक है ना, एक जो है 3 मंजिला इमारत का भी निर्माण करवाया था किसने, शेरशाह सूरी ने। और कालिंजक दुर्ग में नीलकंठ महादेव मंदिर है, ये बात भी ध्यान रखना। शेरशाह सूरी ने चांदी का एक तो रुपया चलाया था और उसके ऊपर देवनागरी और फारसी भाषा में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। ये बात आपको लोगों के लिए विशेष बन जाती है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कि शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया। जिस पर देवनागरी प्लस फारसी भाषा में नामांकित है। ठीक है, क्या नाम है, एक तो शेरशाह सूरी का और साथ ही साथ क्या मिलता है, रुपया, ठीक है ना। आगे बात समझ में। और यही रुपया आगे चल करके भारतीय इतिहास में रुपया नामक जो मुद्रा का जनक माना जाता है वो कौन माना जाता है, शेरशाह सूरी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। शेरशाह सूरी का ये चीजें आप लोगों को विशेष रूप से क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण बात बन जाती है। आगे थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। तो शेरशाह सूरी के प्रशासन में महत्वपूर्ण बात क्या थी, मंत्री केवल आदेशों का पालन करते थे, बाकी सारी की सारी जो है शक्तियां शेरशाह सूरी के हाथों में ही नहीं थी, ठीक है। और यहां पर यदि हम बात करते हैं तो शेरशाह सूरी के केंद्रीय प्रशासन में कुल 6 विभाग हुआ करते थे। इसमें से 4 विभाग सबसे प्रमुख थे, देखिएगा। शेरशाह सूरी के केंद्रीय प्रशासन में कुल 6 विभाग थे। जिनमें से 4 सबसे प्रमुख थे। दीवान ए वजारत नंबर 1, दीवान ए वजारत, ध्यान रखना कि ये वित्त विभाग था, वित्त विभाग। नंबर 2 दीवान ए आरिज, वही है दिल्ली सल्तनत वाला ही, ठीक है। दीवान ए आरिज क्या था बेटा, सैन्य विभाग। क्या था, सैन्य विभाग। नंबर 3 दीवान ए रसालत, लेकिन है कि मुझे नहीं लगता जरूरत है, मैं आपको बता चुका, विदेश मंत्रालय।
नंबर 4 दीवान इंसा। ध्यान रखना इसमें कि राज की आज्ञाओं को लिखने के लिए या शाही घोषणाओं को लिपिबद्ध करने वाला विभाग। दीवान क्या काजी, दीवान है काजी क्या था? ये न्याय विभाग था। क्या था? न्याय विभाग। और दीवान बरीद गुप्तचर विभाग। दीवान बरीद क्या था? गुप्तचर विभाग। ये कुल 6 भाग थे। ठीक है, ध्यान रखना कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में अपराध नहीं के बराबर थी। वो कथन में आपको बता ही चुका। ठीक है, लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना भाई कि भूमि माप हेतु शेरशाह ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया। ठीक है, सिकंदरी गज की यदि बोले तो इसमें कितना 39 अंगुल या 32 इंच, 39 मतलब 39। ठीक है ना, 39 अंगुल या 32 इंच, 32 इंच का प्रयोग करता था। आगे बात समझ क्लियर है। सन की जरीब जो है, सन की रसीब जो है जरीब के रूप में प्रयोग करता था। और ध्यान रखना कि मुगल काल में भूमि माप कराने वाला प्रथम शासक था कौन? शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी। आगे बात समझ में क्लियर है। तो मुगल काल में
भूमि माप कराने वाला। प्रथम शासक था, प्रथम शासक था। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात हो गई किसकी, शेरशाह सूरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस राष्ट्र की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।